Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Atta 24/7 English Classroom. जो कीवर्ड्स का सिलसिला है वो चल रहा है और मैं एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स लेके आ रही हूँ वन शॉट के फॉर्म में, जिसमें आप लोग वो चैप्टर को भी समझ लेंगे, उसकी समरी भी कर लेंगे और उसके कीवर्ड्स को भी लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम आपके वीडियोस को देखने के बाद चैप्टर पढ़ने की जरूरत है या नहीं। सो ऑफ कोर्स एवरी एनी डे आपको चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप अब नहीं पढ़ पा रहे हैं सो दैट्स ओके, आप वीडियोस देखिए, वीडियो से आपका काम चल जाएगा। क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो चैप्टर के अंदर कई पार्ट होते हैं, तो अगर मैं उनको लिख रही हूँ यहाँ पर आपके लिए, दैट मीन्स दिस इज इनफ फॉर यू, राइट। इनसे आप आंसर्स भी बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। तो आपके पास में दो प्लेलिस्ट अभी है, एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, एक है फर्स्ट फ्लाइंग की। दोनों बुक की अलग अलग है, जाइए वीडियोस को देखिए और अपनी इंग्लिश को रिवाइज कीजिए, ठीक है। आज का जो सेशन है वो हमारा होने वाला है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। आपको पता होगा कि इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं, राइट। 2 स्टेट्स हैं आपके, स्टेट्स है आपके गोवा और असम। गोवा फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स एंड बेकर्स एंड असम फॉर टी। और जो तीसरा पार्ट है आपका वो है आपका कुर्ग के बारे में। आई मीन सेकंड इज कुर्ग एंड थर्ड इज असम, राइट। कुर्ग स्टेट नहीं है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो एक ट्रेवलॉग की तरह है, जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो वहां पे क्या क्या है, वहां के लोग कैसे हैं, इसके बारे में आपको पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। क्लियर हो गया। तो आज के सेशन में ऑफ कोर्स हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। इसका वन शॉट रहेगा, समरी रहेगी एक तरीके से। देन हम लोग इसके कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। येलो कलर से जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो कीवर्ड्स होते हैं, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं इजीली, या तो बुक में अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए, आंसर्स लिखते टाइम हेल्पफुल रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है हर सेशन में मैं आपको जरूर बताती हूँ चैप्टर के अंदर से। उससे फायदा क्या होता है, आपको पता है सीबीएसई क्वेश्चंस कैसे बनाता है। इंपॉर्टेंट मैसेज जो है ना उसी के ऊपर क्वेश्चन बना देता है ना। तो हमें जरूर से पता होना चाहिए। और उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं चूज करती हूँ सेशन के लिए वो हाईली चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में आएगा। तो आंसर या तो चैट सेक्शन में लिखिए या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो पहला पार्ट है आपका बेकर फ्रॉम गोवा। स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका सेशन ये शुरू होता है ना, आई मीन जो चैप्टर जैसे ही आपका शुरू होता है ना, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये जो चैप्टर है वो पेन पोर्ट्रेट होने वाला है बेकर का। मतलब बेकर का कैरेक्टर स्केच होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। बेकर के बारे में बताया जाएगा ज्यादा से ज्यादा आपको, ठीक है। बेकर का प्रोफेशन कैसा है, बेकर बनाता क्या है, बेकर कितने फेमस हैं गोवन सोसाइटी के अंदर, या फिर उनकी फिजिक कैसी है, उनकी ड्रेस कैसी है, रिच होते थे या पुअर होते थे, इस सब के बारे में बेसिकली आपको पूरे चैप्टर में बताया जाता है, राइट। सो पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर इन गोवा। तो चैप्टर के शुरू होते ही सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगीज, वो आपको बताते हैं कि हमारे जो एल्डर्स है ना, एल्डर्स वो बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं अबाउट दोज एज ओल्ड ट्रेडिशनल डेज ऑफ पोर्चुगीज कल्चर। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गोवा में पोर्चुगीज बहुत टाइम तक रहे थे, राइट। रहे थे तो ऑफकोर्स जहां लोग रहते हैं अपना इन्फ्लुएंस छोड़ जाते हैं, वो चले गए हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी अगर आप देखेंगे तो गोवा की जो लाइफ है वो काफी हद तक इंडियन नहीं है ना। वो पोर्चुगीज कल्चर से अभी भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो राइटर है वो भी यही बताते हैं दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी टॉक्स अबाउट द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, राइट। इन्फ्लुएंस पोर्चुगीज है नहीं, बट उनके इन्फ्लुएंस में अभी भी गोवन पीपल है। So the elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि अगर आप कभी भी अपने एल्डर्स से बात करोगे तो आपको क्या सुनने को मिलेगा, दे ऑलवेज रिमिनिसिंग। रिमिनिसिंग मतलब पुरानी यादें आती हैं, नॉस्टैल्जिक फील करते हैं। नॉस्टैल्जिक क्या होता है, नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी बातों को याद करना, ओके। जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई क्या दे रहे, किटकैट दे दे, तो किटकैट आजकल बहुत इजी नहीं है। या जो एक चिंगम होती है ना, बूमर की चिंगम होती थी, अगर आपको कोई आज खाने को देते आप बोलोगे कि ये तो मैं बचपन में खाता था, तो वो मेरी नॉस्टैल्जिक मेमोरी हो गई, ठीक है, पुरानी यादें। या कोई आपको कोई ऐसा फाउंटेन पेन दे दे जो आप अब यूज नहीं करते हो, पायलट वाला, तो आप बोलोगे अरे ये तो मैं पहले यूज किया करता था जब बहुत छोटा था। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हो गई। तो ऐसे ही जो एल्डर्स हैं, पुराने लोग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोस गोल्ड ओल्ड गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। तो पोर्चुगीज डेज के बारे में याद करते हैं। जब भी उनसे बातें करो या उनकी बातें सुनो तो आपको यही लगेगा क्या दिन थे वो,
राइट। तो क्या था उन दिनों में ऐसा खास? उन दिनों में दो चीजें खास थी, एक था बेकर और दूसरे थे बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा हु आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है? पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा, गोवा के ट्रेडिशनल बेकर के बारे में। तो मान लीजिए आप इससे रिलेटेड कोई आंसर लिख रहे होंगे ना, चैप्टर से रिलेटेड और गोवा या बेकर से रिलेटेड कुछ होगा, तो आप इसको अपनी क्या कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, पहली लाइन आंसर की, that the chapter is almost a pen portrait of a traditional baker of Goa, right? चलो, so the bakers were famous because they carried the age old tradition of baking breads. तो bakers famous क्यों थे? इसीलिए famous थे क्योंकि वो breads बनाते थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं चैप्टर के अंदर? loaves of bread। loaves of bread किस तरीके से हो गया? लोफ हो जाएगा गुथा हुआ आटा जो कि एक ऑलरेडी शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, उसके स्लाइसेस कटेंगे तो वो ब्रेड बन जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से लोफ्स वो बनाया करते थे और वो उसको सेल करने जाते थे घर घर, यही इनका काम था। दे आर नोन एज पेडर्स इन गोवा। अब ये बताते हैं कि गोवा में इन लोगों को पहले पेडर्स बोला जाता था। अब तो बेकर बेकर ही जानते हैं सब लोग, हर कोई बेकर है, राइट? घर में जो भी बेकरी बना पा रहा है माइक्रोवेव में, ओवन में, वो सब बेकर है। लेकिन पहले बेकरी एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफेशन हुआ कर, अब भी है लेकिन पहले सिर्फ एक प्रोफेशन होता था, तो उनको पेडर्स भी बोला करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. तो जो राइटर है वो हमको आगे बताते हैं कहानी में कि हो सकता है कि खाने वाले लोग खत्म हो गए हो लेकिन बनाने वाले लोग आज भी गोवा में जिंदा हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? Eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. खाने वाले भले ही नहीं होंगे लेकिन बनाने वाले यानी कि गोवा में जो बेकर्स हैं वो आज भी मिल जाएंगे। फिर वो बताते हैं कि जो फर्नेसेस होती है ना, मतलब भट्टी जिसमें बेकरी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, पहले अवन थोड़ी होते थे, अब नया मतलब अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, अदरवाइज पहले क्या होता था, फर्नेसेस में बनते थे, भट्टी टाइप से कुछ रहता था। तो बोलते हैं कि दोज ओल्ड एज टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। आज भी वो पुरानी जो फर्नेसेस है वो है और वर्किंग कंडीशन में है, उनके अंदर आज भी आग लगी हुई है। आग से मेरा मतलब हो गया कि वो उनके अंदर फायर है, मतलब वो काम कर रही है अभी भी। ठीक है, और उनके थ्रू बेकरी प्रोडक्ट्स आज भी गोवा में बनाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये सारे आपके। नाउ द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश मतलब बुझी नहीं है, मैंने बोला ना आग अभी भी उसमें है, बुझी नहीं है, मतलब कि वो अभी भी वर्किंग कंडीशन में, आज भी उनसे काम होता है, मतलब आज भी बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. तो हो सकता है कि किसी के घर में फादर नहीं है लेकिन उनके बेटे ने सेम प्रोफेशन फॉलो किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, तो बेकर का बेटा भी बेकर ही है। इतना इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस ही हुआ करता था। तो लगता है कि अगर बेकरी कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। इनफेक्ट पता है क्या, आज भी आप गोवा में जाइए, अगर आप गोवा में जाते हैं ना और सर्च करते हैं कि गोवा में जाके क्या खाना चाहिए, तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे बेकरी शॉप्स है। आप जाओ गोवा तो बेकरी प्रोडक्ट जरूर खा के आओ क्योंकि वहां की बेकरी बहुत फेमस है। ठीक है, कुछ अलग टेस्ट है वहां की बेकरी का। सो जब ऑथर आपको बता ही रहे हैं तो अपने ओल्ड डेज भी रिकॉल करते हैं, अपने चाइल्डहुड डेज को भी क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हुआ करते थे एवरी डे सीइंग द बेकर अराइविंग। तो होता क्या था कि बेकर रोज उनके घर आता था, उनके घर से मतलब उनकी कॉलोनी में आता था, दो बार आता था। एक बार सुबह जब आता था तो सब कुछ भरा होता था उसके पास में, फुल ऑफ मटेरियल, जितने भी प्रोडक्ट्स के पास में थे ले जाता था, पूरे गांव में या पूरे शहर में घूमता था और वापस आता था, फिर उसके घर से खाली बास्केट लेके जाता था। राइट, तो इस तरीके से राइटर ने बताया है कि मुझे अभी भी याद है वो दिन जब बेकर हमारे घर में दो बार आता था, हमारे घर के सामने से दो बार निकलता था। सो द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, हमारा फ्रेंड है, कंपेनियन है एंड गाइड है। तो बोलते मुझे अभी भी ध्यान है वो दिन जब बेकर हमारे फ्रेंड की तरह हुआ करते थे, रोज मिलना होता था उनसे, राइट, सुबह शाम रोज उनसे मिलना होता था। सो द बेकर यूज्ड टू कम एट नरेटर्स प्लेस ट्वाइस अ डे, एक बार इवनिंग में और एक बार मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग, इस तरीके से लिख लेना आप उसको। अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि हमें पता कैसे चलता था मॉर्निंग में कि बेकर आ गया है। तो मॉर्निंग में जब हम लोग सो रहे होते थे तो हमारी आंखें ऐसे खुलती थी जब हमें आवाज सुनाई देती थी किसकी, थर्ड का साउंड या जिंगल
बैल का साउंड। तो जो बेकर है उसके पास में एक बैम्बू स्टिक होती थी, ओके, बास्केट होगी, बैम्बू स्टिक होगी, वर्टिकल बैम्बू की जो स्टैंड होगी वो होगी। तो वो आता था और अपनी जो जिंगल की जो साउंड है उसकी जो बैम्बू स्टिक पे उसको बजाता था, थर्ड थर्ड का साउंड करता था। सबको पता चल जाता था कि भाई बेकर आ गया। और हम लोग उठते थे बिना अपना माउथ फ्रेश किए, बिना फेस वॉश किए, हम लोग सीधे क्या है बेकर के पास चले जाते थे। तो वो हमारा फ्रेंड की तरह हुआ करता था, कंपेनियन, फ्रेंड या गाइड की तरह हमारे हुआ करता था। सो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep। हमको कैसे उठाती थी, उसकी आवाज जो थी ना बैम्बू स्टिक की, उससे हम लोग उठ जाते थे। सो द लोव्स वर बॉट बाय पैस्किन और बेस्टिन। तो यहाँ पे दो नाम है आपके लिए, ठीक है, पैस्किन एंड बेस्टाइन। सो बेसिकली ये कौन है, सर्वेंट्स हो गए। सर्वेंट्स को उस टाइम पे ऐसा बोला करते थे इनकी कल्चर में। तो बोलते हैं कि जो लोव्स हुआ करते थे उनको कौन खरीदता था, दे वर बॉट बाय, बॉट मतलब खरीदा जाता था, थर्ड फॉर्म ऑफ बाय, है ना। So loaves were bought by some Paskin or Bastins and children were longed for bread bangles। तो बच्चे बोलते हैं कि एक बात बताओ, जो ऑथर है वो बोलते हैं एक बात बताओ, आपको क्या लगता है हम क्यों इतने एक्साइटेड होते थे बेकर की आवाज सुन के? हमको क्या ब्रेड्स खानी थी? नहीं नहीं नहीं, हमको ब्रेड्स नहीं खानी थी। ब्रेड्स तो ये पैस्किन और बेस्टाइन लेते थे, मतलब कि जो सर्वेंट है ना विलेज के वो लेते थे। हमको तो खानी होती थी ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स कैसे, जैसे आप लोग डोनट खाते हैं आजकल, खाए होंगे आपने डेफिनेटली, कलरफुल से इस पे पता नहीं क्या क्या जैम वैम लगा के दे देते हैं आपको। तो उसी तरीके के पहले ब्रेड बैंगल्स आते थे मीठे मीठे, उनको खाने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले उनको ब्रेड बैंगल चाहिए। क्लियर हो गया? तो वो अपनी मेमोरी बता रहे हैं पास्ट की। फिर वो बोलते हैं लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो मतलब लोव्स मतलब ब्रेड जो है वो एल्डर्स के लिए है, और जो ब्रेड बैंगल्स है वो चिल्ड्रन के लिए है। यहाँ पे जो जो लाइंस में लिखती हूँ वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से भी जो कीवर्ड है उसको मैं अंडरलाइन आपको कर देती हूँ। बाकी पूरी पूरी लाइनें आप आंसर्स में एज इट इज लिख सकते हैं, आपके आंसर बहुत अच्छे बनेंगे। The writer can still recall the typical fragrance of the loaves। Of course, वो बोलता है कि मेरे को तो अभी उसकी स्मेल भी आती है। फ्रेगनेंस, स्मेल नहीं बोलेंगे, फ्रेगनेंस बोलेंगे, खुशबू, अरोमा, है ना, मुझे अभी भी अरोमा आती है। Children did not even care to brush their teeth or wash their mouth in the morning in excitement। तो ना तो हम ब्रश करते थे, ना हम अपने टीथ ब्रश करते थे, ना हम अपना फेस वॉश करते थे। हमें इतनी एक्साइटमेंट होती थी बेकर से मिलने के लिए, क्योंकि हमें वो ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे। अब देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ कौन सा पोइटिक डिवाइस, पोइटिक नहीं इसको बोलिए, लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है जब बोला गया है दैट द टाइगर्स नेवर ब्रश देयर टीथ। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको कंपेयर किया गया है किससे, टाइगर से। और बोला गया है कभी देखा है टाइगर को टीथ ब्रश करते हुए? नहीं ना, मतलब कि बच्चे भी कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें क्या करना, चाय पियो और चाय से काम चल जाएगा। तो इसका एक बड़ा ही इलॉजिकल सा, एब्सर्ड सा वो एग्जांपल देते हैं, बोलते हैं हॉट टी इज सीन एज अ माउथ क्लेंजर सिंस इट कुड वॉश एंड क्लीन अप द माउथ सो नाइसली। तो इससे तो अच्छा है क्या पी लो, सुबह सुबह हॉट टी पी लो और इसी से ही क्या हो जाएगी, आपका जो माउथ है वो क्लीन हो जाएगा। तो हमें जरूरत नहीं है कुछ और करने की। फिर आगे चलता है, ट्रेडिशन के बारे में बात की जाती है गोवा के, और जो राइटर है वो बताते हैं कि गोवा के अंदर अगर कोई शादी हो रही है ना तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई बेकरी प्रोडक्ट दिया जाएगा। सो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। अगर आपको बताना है बेकरी के बारे में और ज्यादा तो आप बोलेंगे कि मैरिजेस में बोल खिलाया जाता था। बोल एक तरीके से स्वीट ब्रेड हो गई, कोकोनट मिला के। Just as parties or a feast loses its charms without bread। लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी पार्टी के अंदर हमें क्या चाहिए बेटा, ब्रेड चाहिए। ब्रेड से सैंडविचेस तो पता नहीं क्या क्या बनता है। पार्टी ब्रेड के बिना अधूरी है, ऐसे ही जो मैरिजेस होती थी वो बोल के बिना अधूरी थी। सो ऑफ कोर्स मैरिजेस में या फंक्शंस में आपको क्या क्या चाहिए, केक चाहिए, सैंडविचेस चाहिए, बोलिनियास चाहिए। बोलिनियास भी एक तरीके से कोकोनट प्लस ब्रेड की एक बेकरी प्रोडक्ट हो गया। आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। तो बाकी के फेस्टिवल्स में भी जरूरी है कि हमारे पास में बेकरी प्रोडक्ट्स हो। इतने फेमस हुआ करते थे। अब सोचो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, बेकरी प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड ज्यादा है, तो जो बनाने वाला है, बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाने वाला, उसकी डिमांड कितनी होगी? ऑफ कोर्स वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे।
सो यहाँ लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए एक बेकर का एक गांव में होना या उस लोकेलिटी में होना, गोवा में होना बहुत जरूरी था, नहीं तो कौन बनाएगा ये सारी चीजें। सो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस, फर्नेस भी होनी चाहिए उसकी, मतलब उसकी भट्टी भी होनी चाहिए, बेकर भी होना चाहिए इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ऑलराइट, नाउ द बेकर हैड अ पेक्युलर ड्रेस। अब ड्रेस की बात कर लेते हैं बेकर की। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये क्या है, बेकर का कैरेक्टर स्केच है, बेकर के बारे में सब कुछ बताया जा रहा है। तो फिर बताया जाता है कि बेकर की जो ड्रेस है वो बड़ी पेक्युलर थी, बहुत ही स्ट्रेंज सी ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस में कुछ भी मतलब अजीब सा वो पहन रहे हैं, और कैसी है वो भी बताया है। इसको बोलते थे कबाई। क्या बोलते थे? कबाई। कैसी थी? इट्स अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। राइट, ये पूरा आपका कीवर्ड है कि जो उसकी ड्रेस होती थी वो सिंगल फ्रॉक है, एक रीचिंग डाउन टू नीज, नीज तक आती है, एक ही वन पीस आप इसको बोल सकते हैं, वो पहना करते थे। राइट, तो बेकर जो ऑथर है वो बोलते हैं कि हमारे टाइम तक आते आते तो फिर भी नीस के शॉर्ट्स पहनने लगे थे, लेकिन उस टाइम के जो पुराने बेकर्स थे वो कबाई पहना करते थे, उनकी ड्रेस थी कबाई थी। सो द बेकर्स यूजली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर बताया जाता है कि बेकर्स क्या करेंगे, बिल कैसे लेंगे भाई अपना, रोज रोज तो नहीं खरीद कर देते ये कि भाई गए पैसे दिए और खरीदा, तो ये क्या करते थे, रोज अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर देते थे और एट द एंड ऑफ द मंथ बिल करते थे। और बिल कहाँ पे करते थे? मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड एज ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो वॉल्स पे, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, है ना, तो बोलते हैं कि वॉल्स पे इकट्ठा कर लिया जाता था हर किसी के घर का अमाउंट, और फिर अमाउंट लेने के लिए बेकर घर घर जाता था। फिर बताते हैं इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था कि भाई क्या ही बताएं। सो बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ओल्ड डेज में बेकरी प्रोडक्ट्स वर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल। भाई फायदा ही फायदा है, और इसको कैसे पता लगाएंगे? द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो आप ऐसा मत समझो कि कोई नॉर्मल कोई ऐसे ही बेकरी प्रोडक्ट्स बेचने वाला है तो क्या ही कमाता होगा, बहुत कमाते थे। और इनकी जो फिजिक्स थी वो भी कैसी थी? जैक फ्रूट टाइप ऑफ इनकी फिजिक्स थी। सो देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर प्रॉस्पेरस लाइफ। तो उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? प्रॉस्पेरस थी, बहुत ही एफ्लुएंट लोग थे, पैसे वाले लोग थे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है एफ्लुएंट, पैसे वाले लोग थे। Even today, any person with a jackfruit-like physique appearance is easily compared to a baker. तो आज के टाइम में भी अगर आप किसी को भी देखेंगे ना जिसकी फिजिक कैसी है, जैक फ्रूट, लंबी चौड़ी गोल मटोल सी है, समझ जाओ वो बेकर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्यों बोला जा रहा है ऐसा? इसीलिए क्योंकि जो बेकर होगा वो खाता पीता होगा, खाता पीता होगा तो फिजिक अच्छी होगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। और पैसा बहुत क्यों है? क्योंकि उसका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो bakers were very of a very good status in the old Goan culture. That is it. यही था पूरा चैप्टर जिसमें आपको बेकर, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड गोवन कल्चर के बारे में बताया गया। क्लियर है? सो आई होप आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया होगा, और इसके बाद में अब हम लोग करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट जो होगा आपका कुर्ग। Alright, so the next chapter that we have is the कुर्ग। कुर्ग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रेवलॉग की तरह है। जैसे जब आप किसी प्लेस पर जाते हैं तो आपको उस जगह के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना, लोग कैसे हैं वहाँ के, स्पेशलिटी क्या है, कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, घूमने के लिए क्या क्या प्लेसेस हैं, एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको पूरा गाइड दे दिया गया है कि भाई कुर्ग जाओगे तो क्या क्या कर सकते हो। कुर्ग बाय द वे एक हिल स्टेशन है, गर्मियों की छुट्टी में आप लोगों को एंजॉय करने के लिए आप वहां जा सकते हो। तो इसके जो राइटर हैं लोकेश अब्रोल, वो आपको कुर्ग के बारे में पूरी गाइड देने वाले हैं। इसको पढ़िए और कुर्ग के बारे में और ज्यादा आइडिया लगाइए। चलो, सो द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग। ओके, क्या बताते हैं? हिल स्टेशन है, मैंने आपको बता दिया है कुर्ग का, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में है। आपको पता होगा वेस्टर्न घाट साउथ में हमको दिखती है, एंड स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटका स्टेट के अंदर है, तो ऑब्वियसली साउथ का पार्ट आपका हो गया। साउथ के बच्चे अगर आप हैं तो डेफिनेटली आसपास ही कहीं रहते होंगे तो आपको कुर्ग ज्यादा सुनने को मिलता होगा। नॉर्थ में इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्थ में नॉर्थ के हिल स्टेशन को ज्यादा वहां ज्यादा जाया जाता है। सो द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका।
द प्लेस इज हेवनली ब्यूटीफुल एज इफ इट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। तो इसको देखते ही प्लेस को ऐसा लगता है कि इतना ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा लगता है जैसे इट हैज जस्ट कम फ्रॉम हेवन, हेवन से इसको कंपेयर किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कीवर्ड हो जाता है, हेवनली ब्यूटीफुल एज इट इज, एज इफ इट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड, गॉड की किंगडम से बिल्कुल उतर के आया है ऐसा लगता है। कुर्ग इज फेमस, किस लिए फेमस है कुर्ग, मैं आपको पहले बता चुकी, यही सब है इसमें, ठीक है। किस किस के लिए है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए, स्पाइसेस के लिए, ब्यूटीफुल विमेन, मैन और विमेन दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, सुंदर सुंदर विमेन है, और जो मैन है उनके लिए बोला गया है मार्शियल मैन है। क्या है, मार्शियल मैन है। सो ऑफ कोर्स विमेन आर ब्यूटीफुल एंड मैन आर मार्शियल, मार्शियल मतलब बहादुर, ब्रेव, ठीक है, गन्स रखते हैं ये अपने पास में। सो द सुटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग, अब बता रहे हैं कि कब जाना चाहिए, गो इन सितंबर, फ्रॉम सितंबर टू मार्च। तो मार्च, सितंबर से मार्च के बीच में आप कभी भी जाइए, इसके अलग टाइम पे जाएंगे तो वहां बारिश है, बारिश में हिल स्टेशन पे जाना ठीक नहीं होता, तो इन्होंने इसीलिए आपको सितंबर से मार्च का जो बेस्ट टाइम है वो दे दिया है। फिर बताया है कि वहां पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, दैट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है, बस एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि पेड़ ही पेड़ है, हरियाली ही हरियाली है। तो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा सोचो, 70% एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। कुर्ग इज ऑल्सो नोन एज कुडागू, तो एक और है कुडागू, कुर्ग के लोगों को कुडागूस बोलते हैं और कुर्ग को कुटागू बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लोगों के बारे में थोड़ा और पता लगा लेते हैं और यहाँ पे है क्या क्या वो भी देख लेते हैं। अगर आप कुर्ग में जाएंगे तो आपको अरोमा आएगी किसकी, कॉफी की, किसकी आएगी, कॉफी, क्योंकि वहां पे कॉफी प्लांटेशन बहुत होती है। पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक एक्सेंट, मतलब कि बोला जाता है डिसेंट, मतलब ये बोला जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं या तो वो अरब से आए हैं, मतलब वहां जो लोग बस रहते हैं वो या तो अरबीज हैं, या वो कौन है, या वो आए हैं कहां से, ग्रीक से, ठीक है। तो दो स्टोरीज हैं, दोनों स्टोरीज पढ़ लेते हैं। ग्रीक थ्योरी के अकॉर्डिंगली हुआ क्या कि पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, बिकॉज जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी अटैक करने के लिए, वो लोग आए और साउथ की तरफ चले गए, क्योंकि उनको वापस जाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वो साउथ की तरफ आकर वहां सेटल हो गए थे। पूरी आर्मी ने वहीं पे सेटलमेंट कर लिया, वहीं पे शादी कर ली, वहीं पे उनकी जनरेशन बढ़ने लगी, और इसीलिए जो लोग आए, जो नई जनरेशन आई, वो कुर्गी नाम से जानी जाने लगी, और वो लोग अलग हैं उन हिंदू से जो बाकी के साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। उनके कल्चर, उनके जो बिलीव्स हैं वो थोड़े अलग हैं, तो है वो हिंदूज, है वो इंडियंस, लेकिन उनका जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ देयर डिसेंडेंट्स। ओके, चलो, सो नेक्स्ट है फिर बताया जाता है आपको अरब थ्योरी के बारे में। तो अरब थ्योरी की एक और नई स्ट्रेंज सी स्टोरी है, यहाँ बताया जाता है कि वो एक ड्रेस पहनते हैं, उसका नाम है कुपिया। कुपिया कैसी लगती है देखने में, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप अगर इस ड्रेस के बारे में कुछ भी आए तो लिख देना। लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, तो इसकी जो बेल्ट है एम्ब्रॉयडर्ड है, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उस पे, और एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट है जो ये लोग पहनते हैं। अब बोलते हैं कि ये जो कुपिया पहनी जा रही है ना कुर्गीज के द्वारा, दैट इज क्वाइट सेम एज द ड्रेस दैट इज बोर्न बाय अरबीज, मतलब कि जो कुफिया ड्रेस है, कुफिया उसको बोलते हैं, दैट इज बोर्न बाय अरब पीपल एंड दैट इज क्वाइट सेम एज द कुपिया बोर्न बाय द कुर्गी पीपल। इसीलिए बोला जाता है कि सिमिलैरिटी है, तो शायद तुम लोग वहीं से आए हो, राइट। सो एक तरीके से चेक किया जा रहा है कि आपके डिसेंस मतलब क्या है, आपका कहाँ से आए हो, आप अरबीज हो या फिर आप ग्रीक्स हो। क्लियर हो गया, तो ये दो थियरीज हैं, आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो लिखाना। नाउ कुडागूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायरमैन विदाउट अ लाइसेंस। इंपॉर्टेंट लाइन, अगर आप लिखोगे कि कुर्गीज के लोग कैसे कुर्गीज होते कैसे हैं, तब वहां पे आपको लिखना रहेगा कि ये एक क्या है, वो डायलॉग राइटिंग में भी लिख सकते हैं कि डू यू नो वी आर द ओनली इंडियंस दैट those have got the permission to keep firearms that too without license। इस तरह से आप डायलॉग लिख सकते हो अगर आता है तो, ठीक है। तो इन लोगों को गन रखने की परमिशन थी बिना किसी लाइसेंस के, जो कि इंडिया में इतना इजी एंड पॉसिबल नहीं है।
राइट? क्यों थी? क्योंकि ये लोग मार्शियन थे या फेमस थे, या फिर और भी चीजें हैं इनके बारे में। कुर्गीज होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी बोले तो आपके घर में कोई आया है तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करना। होस्ट अच्छे हैं कुर्गीज लोग, बहुत ख्याल रखते हैं, और उनको स्टोरीज भी सुनाते हैं वेलर की, टेल्स ऑफ वेलर, साहस की कहानियां। ऐसा क्या है, कुर्गी लोग बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं क्या? यस। इनफैक्ट कुर्गी की जो रेजिमेंट है ना, इंडियन आर्मी में जो रेजिमेंट है कुर्गी लोगों की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। अच्छे से इसको डेकोरेट करके रखा जाता है, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रेजिमेंट है। इसके अलावा जनरल कैरियप्पा, हमारे फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, ओके, ही इज ऑल्सो फ्रॉम कुर्ग। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इनकी ब्रेवरी को और ज्यादा क्या करती हैं, रिकॉल कराती हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ब्रेव हैं कुर्गी पीपल। ऑलराइट, इसके अलावा द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग आर द मेन सोर्सेस ऑफ द वाटर टू रिवर कावेरी। तो आपके लिए अभी यहाँ पे ज्योग्राफिकल कुछ और पॉइंट्स ऐसे ही आने वाले हैं और फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो जो रिवर कावेरी है उसको पानी कहाँ से मिलता है, इन्हीं की हिल से मिलता है, तो ऊपर से नीचे तक पानी आता है। कावेरी नदी वहां पे फेमस है। नदी के अंदर क्या मिलेगा, एक फ्रेश वाटर फिश मिलेगी, फिश का नाम है महासीर। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में या डायलॉग्स में या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ ब्यूटी के बारे में बताओ। तो ब्यूटी के बारे में कैसे बताओगे कुर्ग के, यहां से शुरू करेंगे और एंड तक, जब तक मैं अभी ज्योग्राफिकल बताती जा रही हूँ फीचर्स, आप लिखते जाना। क्या क्या मिलेगा, एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, किंगफिशर, लंगूर, स्क्विरल, एलिफेंट, है ना, आपको वहां रिवर में नहाते धोते खेलते दिख जाएंगे। टूरिस्ट अगर यहाँ आते हैं तो बहुत सारे एडवेंचर स्पॉट्स भी हैं, लाइक रिवर राफ्टिंग करिए, कैनोइंग करिए, रैपलिंग करिए, माउंटेन बाइकिंग करिए, रॉक क्लाइंबिंग करिए, ट्रैकिंग करिए। तो आप वहां जाके बोर नहीं होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी जो आप कर सकते हैं। अगर आप वहां जाके प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं तो क्या क्या करेंगे, ब्रह्मगिरी हिल्स पे जा सकते हैं। ओके, और यहाँ बताया जाता है चैप्टर के अंदर कि ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं, दैट ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। तो पूरा कुर्ग दिखाई देता है पेनोरमिक व्यू में। पेनोरमिक बोले तो एक बार में सारा सब कुछ। ओके, अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे चले जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, आपको वहां पे 64 एकड़ लॉन्ग निसर्ग धाम आइलैंड देखने को मिलेगा। आइलैंड है निसर्ग धाम, कैसे पहुंचना है यहाँ पे, A walk across the rope bridge leads to the 64 acre island of निसर्गधाम। तो एक वॉक रहेगी आपकी अक्रॉस द रोप ब्रिज, तो आपको रोप ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा, आप इस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा आइलैंड है, 64 एकर्स में फैला हुआ है, और जाइए वहां जाके थोड़ा एंजॉय करिए नेचर को। इसके अलावा और कहाँ जा सकते हैं, बाइलकप में जा सकते हैं। ये है आपका एक टिबेटियन सेटलमेंट, मतलब कि तिब्बत के जो मॉन्क्स हुआ करते हैं वो यहाँ आके रहते हैं। इनको देखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बाइलकप सेटलमेंट पे जाना पड़ेगा। और इसको बोला जाता है इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलकप, मतलब वहीं पे है ये, ठीक है। सो इन सारी जगहों पे आप जा सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स वहां आपको मिलती हैं, फिर मैंने बताया था आपको रिवर कौन सी फेमस है, रिवर में मछली कौन सी मिलती है, ये सारी चीजें यहाँ बता दी जा चुकी है। फिर लास्ट में राइटर बोलते हैं किसी को इंडिया का हार्ट एंड सोल पता करना है ना तो कहाँ जाओगे, कुर्ग जाओगे। So Kurg is one of the best places for visitors to feel India's diverse culture, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो आपको रियल में इंडिया के हार्ट में रहना है तो वो हार्ट मिलेगा कुर्ग में। और यहाँ पे बड़ी अच्छी सी एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आती है इस चैप्टर में से। राइटर बोलते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है ना जो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड है कुछ भी करने में, बहुत बोरिंग सा है, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा कुर्ग आके, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटीज इतनी ज्यादा है और जो वेदर है वो इतना ज्यादा एक्टिव है, फन है कि आप वहां जाके एंजॉय करोगे ही करोगे। तो देखो मैंने आपको बोला था ना, एक तरीके से ट्रैवलॉग है, ट्रैवल गाइड है आपके लिए। तो यहाँ आपको पता चल गया कुर्ग कब जाना है, वहां जाके क्या क्या करना है और क्या क्या देखना है ना। तो ये था आपका ब्यूटीफुल सा चैप्टर कुर्ग बाय लोकेश एब्रोल। अभी हम लोग जो लास्ट है वो करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, टी फ्रॉम आसाम। नाम से ही आपको पता चल गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं, टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टी कहाँ मिलती है, आसाम में मिलती है।
तो कैसे शुरू हुई होगी इसकी शुरुआत, सोचो जरा। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। दो बच्चे प्रांजल एंड राजवीर ट्रेन में बैठ के अपने दिल्ली से जा रहे हैं कहाँ, आसाम। ओके, वहां पे टी प्लांटेशन देखने जा रहे हैं। तो स्कूल में दोनों फ्रेंड्स हैं, स्कूल में पढ़ते हैं समर वेकेशन में। प्रांजल बोलता है राजवीर को कि चलो मेरे घर चलो, मेरा घर आसाम में है और वहां पे मेरे फादर टी मैनेजर हैं, टी गार्डन के मैनेजर हैं, तो मैं तुम्हें वहां पे प्लांटेशन दिखाऊंगा। राजवीर खुश हो जाता है, ट्रेन में बैठता है और चलने लगता है। जब राजवीर ट्रेन में है, राजवीर और प्रांजल ट्रेन में है, तो एक चाय वाला आता है और उनको बोलता है चाय ले लो, चाय ले लो। राइट, अब आपने अगर एक्सपीरियंस किया तो आपको पता ही होगा। तभी राजवीर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि हाँ, ये जो टी है ना वो इतनी फेमस है कि बस पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में काफी सारे लोग चाय पीते हैं। और वहीं से वो चाय के बारे में और ज्यादा बातें करने लगता है और उनकी बातें कहाँ जाके खत्म होती हैं, जब वो आसाम पहुंच जाते हैं तब जाके खत्म होती हैं। क्लियर हो गया? चलो, सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन राजवीर, फ्रेंड ऑफ प्रांजल, पेज अ विजिट टू ढेकियाबाड़ी। ढेकियाबाड़ी क्या है? टी प्लांटेशन का नाम है जिसके मैनेजर प्रांजल के फादर हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। इंपॉर्टेंट लाइन पूरी की पूरी, ठीक है, और ये पूरी लाइन आपको हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन से। चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज जर्नी आएगा अगर, तो पूरा आंसर आप एज इट इज लिख सकते हैं। राजवीर एक्साइटेड है, ऑफ कोर्स है, किस लिए? क्योंकि वो आज टी गार्डन विजिट कर पाएगा। He has a lot of facts about tea available with him. अब इसके पास में बहुत सारे फैक्ट्स हैं क्योंकि ये पढ़ के आया है, होमवर्क करके आया है टी के बारे में, क्योंकि इसने कभी देखे नहीं है। अब देखो यहाँ पे दो लोगों की कंट्रास्ट व्यूज हैं, ठीक है। एक हो गया आपका राजवीर जो पहली बार टी गार्डन देखेगा तो बड़ा खुश है। एक हो गया आपका प्रांजल जो ऑलरेडी बचपन से टी गार्डन में ही पला बड़ा है, तो उसके लिए ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, तो वो बोरिंग फील कर रहा है इन बातों से। उसको लग रहा है ठीक है, टी देखने है ना, टी गार्डन देखने ना, देख लेना जाके, बहुत सारे, इतनी है कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, टी गार्डन खत्म नहीं होंगे। तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ टी गार्डन को लेके, पर राजवीर है। राइट, सो राजवीर टी को ड्रिंक करते करते, जो उनको ट्रेन में मिली है, प्रांजल को काफी सारी स्टोरी सुनाता है। बोलता है तुमको पता है 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में रोज 80 करोड़ कप्स ऑफ टी पी जाती है। देन प्रांजल सेज रियली, इतनी फेमस है क्या टी? भाई साहब, मतलब इतने लोग हैं जो टी को पीते हैं। राजवीर लुक्स एट द ब्यूटीफुल एंड सीरीन सीनरी व्हाइल प्रांजल रीड्स अ डिटेक्टिव नॉवल। तो यहाँ पे दोनों की फीलिंग बताई गई है कि राजवीर क्या कर रहा है, बाहर सीनरी देख रहा है, और प्रांजल क्या कर रहा है, डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है। राजवीर को नॉवेल्स पढ़ना पसंद है कि नहीं, बताओ? राजवीर को भी बहुत पसंद है, लेकिन अभी उसने कुछ नया देखना है, इसीलिए वो ज्यादा एक्साइटेड है बाहर, बाहर का व्यू देखने में। और प्रांजल वो देख चुका है ऑलरेडी, तो वो अपनी बुक में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, दोनों का कंट्रास्ट व्यू। सो अब बाहर जब उसने देखा तो उसको क्या दिखाई दिया ट्रेन के बाहर से? देयर आर टी बुशेस, है ना, टी के बहुत सारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ऑल ओवर एज फार एज वन कैन सी। जहां तक देखोगे यही दिखेगा, क्या दिखेगा? द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। तो फील्ड्स को सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स बोला गया है, ये कीवर्ड है आपका। इट इज अ मैग्निफिसेंट व्यू। व्यू कैसा है? मैग्निफिसेंट। तो आपको ब्यूटीफुल की जगह मैग्निफिसेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स। तो सामने क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीन ग्रीन पैडी फील्ड्स। बैकड्रॉप पे क्या दिखाई दे रहा है? बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड में हिल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली, डेंस मतलब बहुत गहरी गहरी, वुडेड हिल्स। ठीक है, तो वुडेड हिल्स हो गया, बोले तो पेड़ है, हिल्स पे भी होते हैं ना, आपने देखा होगा पेड़, हिल्स के ऊपर पेड़ होते हैं, तो वो वुडेड हिल्स दिखाई दे रही है। और डेंस है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत घिरी भरी भरी सी है, तो ये उसको दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में प्रांजल बोलता है असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन दी वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा टी के प्लांट्स कहाँ मिलेंगे आपको? असम में मिलेंगे। जब वो बात कर रहा होता है ना कि वाओ कितना अच्छा है, बोलते तुम्हें रास्ते तक यही दिखता रहेगा, डोंट वरी, क्योंकि असम तो है ही इसी के लिए जाना जाता है। अब राजवीर बोलता है नो वन रियली नोज अबाउट हु डिस्कवर्ड द टी, बट देर आर मेनी स्टोरीज अबाउट इट। काफी सारी स्टोरीज हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टी डिस्कवर किसने किया। क्योंकि राजवीर एक्साइटेड है तो बहुत सारी चीजें हैं उसके पास बोलने के लिए, तो बोलता है मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। One story is about a Chinese legend emperor who accidentally discovered tea leaves. तो बोलते हैं कि या तो एक
एक स्टोरी है, मैंने सुन रखी है कि एक चाइनीज एम्परर थे और वो एक दिन वाटर बॉईल कर रहे थे। वाटर बॉईल करते करते गलती से क्या हो गया, उसमें कुछ लीव्स पड़ गए टी के। उन्होंने जब उसको ड्रिंक किया तो बड़ा टेस्टी लगा। उनको समझ आ गया कि ये कुछ अलग टीज हैं, अलग लीव्स हैं। तो तब से उनको ही यूज करने लगे वाटर बॉईल करते टाइम, और तब से टी का ओरिजिन हुआ, मतलब तब से ही टी को पिया जाता है। तो पहली जो स्टोरी थी वो एक चाइनीज एम्परर की थी, ठीक है। सो अ few leaves of tea accidentally fell into the water, giving it a delicious flavor at the time of the Chinese legend emperor, है ना, ऐसा उनके साथ हुआ। उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया टी को। फिर बोलते हैं एक और स्टोरी है, एक इंडियन एम्परर की है। वो इंडियन बुद्धिस्ट बोल सकते हैं आप उसको, वो था। सो एक इंडियन लेजेंड बुद्धिस्ट थे, उनका नाम था बोधि धर्मा। इन्होंने एक तरीके से प्लेज लिया था कि ये तपस्या करेंगे बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन इनकी आंखों में नींद भरी हुई थी, इसीलिए ये सो गए, आंखें इनकी बंद हो गई। इनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई, ऑब्वियसली, जो भी ये कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया दैट ही विल कट ऑफ हिज आईलिड। आईलिड ही काट देंगे तो आंखें बंद कैसे होंगी। जब इन्होंने अपनी आईलिड्स को जमीन पे डाल दिया काट के, तो जहां जहां इनकी आईलिड्स पड़ी वहां से 10 नए नए प्लांट्स उग गए लीव्स के, टी लीव्स के। और वो टी लीव्स को जब भी, फिर ये बात फैल गई पूरे में कि उस टी लीव्स को कभी भी अगर आप पानी में डाल के बॉईल करोगे तो आपको कभी नींद ही नहीं आएगी, और द स्लीप विल वैनिश। ओके, एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस। आजकल लोग जो है चाय किस लिए पीते हैं, ताकि उनको नींद आ रही है तो पढ़ते पढ़ते वो चाय पी लेते हैं कि भाई नींद गायब हो जाएगी, कॉफी पी लो नींद गायब हो जाएगी। ट्रू है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा ऐसा स्टोरी यहाँ पे ये बनी, ठीक है। सो हु कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट asleep ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के टाइम पे वो सोने लगे थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी आईलिड्स को ही कट कर दिया। 10 tea plants grew out of the eyelids. The leaves were good enough to banish your sleep. आपकी जो स्लीप है वो खत्म हो जाएगी अगर आप उसी वाले वाटर को पिएंगे तो, मतलब टी पिएंगे तो। क्लियर हो गया भाई। तो दो स्टोरीज यहाँ पे राजवीर ने प्रांजल को बताई। प्रांजल सुन रहा है क्योंकि मतलब इतना इंटरेस्ट लेके नहीं सुन रहा, बट हाँ ठीक है, नॉलेज है, किसको नहीं अच्छी लगती वो भी सुन रहा है। राजवीर एड्स मोर इन्फॉर्मेशन। अब राजवीर और इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, बोलता है कि पहली बार पता है टी को किसने ड्रिंक किया था, चाइनीज पीपल ने। चाइना में इसको पिया गया था 2700 बीसी में। तब से चाय पे फेमस है। इंडिया का तो एक्चुअली प्रोडक्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ तो वैसे भी ब्रिटिशर्स लेके आए थे, आपको शायद पता होगा। इंडिया में हम लोग चाय नहीं पीते थे। हमारे यहाँ और बेवरेजेस लिए गए हैं, लेकिन चाय नाम से कुछ भी नहीं लिया जाता था। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पी, उनको देख के 200 सालों में हम भी पीना सीख गए और उसका कबाड़ा करके पीने लगे। वो अलग बॉईल करते थे चाय को, हम दूध पानी पत्ती सब मिला के बॉईल करते हैं, जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता हमारी सेहत के लिए। बट देन ऑफ कोर्स दिस इज हाउ वी ड्रिंक इट। द वर्ड्स रिलेटेड टू टी आर फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। तो वो एक और बात बोलता है, तुमने कभी वर्ड्स को नोटिस किया है, चीनी चाय सब कुछ चाइना से मिलते जुलते नहीं है, तो इसीलिए ओरिजिन कहाँ से हुआ है चाय का, चाइना से हुआ है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि यूरोपियंस भी तो पीते थे, लेकिन यूरोपियंस उसको पीते थे एज अ मेडिसिन, नॉट एज अ बेवरेज। बेवरेज ड्रिंक को बोलते हैं, बेवरेज आपकी बुक में लिखा होगा, आप देखो उसको, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि यूरोपियंस भी पीते थे, लेकिन एक बेवरेज की तरह नहीं पीते थे। इसको पिया जाता था सर्दी में, खांसी में, कोल्ड में, एक मेडिसिन की तरह लिया जाता था। आपकी मेडिसिन मतलब इसको लेके आपका कोल्ड ठीक हो जाता था, इस तरीके से लिया जाता था। अब उनका डिस्कशन खत्म होने ही वाला होता है, मतलब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जो ट्रेन है वो स्टेशन पे रुकती है असम के अंदर, और वहीं पे जो प्रांजल के फादर है वो इनको पिकअप करने के लिए आ जाते हैं। सो देयर डिस्कशन एंड्स व्हेन द ट्रेन रीच्ड एट द स्टेशन वेयर प्रांजल्स पेरेंट्स वेलकम बोथ द किड्स। तो खुद से लिख लेना, इसमें कोई कीवर्ड आपको जानने की जरूरत नहीं है। दे ऑल हैड टू डेकियावाड़ी। दोनों सब लोग मिलके कहाँ जाते हैं, डेकियावाड़ी, वही वाले प्लांट जो जहाँ पे जो प्रांजल के फादर है वो कौन है, मैनेजर हैं। कहाँ देखना है उसको, क्या देखना है, विटनेस द टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन देखना है। राजवीर एंजॉयज द सीनरी ऑफ टी बुशेस व्हिच वर लुकिंग सो नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब डेकियावाड़ी जाते जाते रास्ते में राजवीर क्या देख रहा है, फिर से उन प्लांट्स को देख रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मैं बताने वाली हूँ। एक तो ये है कि जो टी के जो बशेज हैं वो नीटली ऑर्गेनाइज थे एंड क्लीन थे एंड प्रून्ड थे। उसके अलावा वो क्या देखता है, टी प्लकर्स को देखता है। टी प्लकर्स बोले तो टी को तोड़ने वाले, लीव्स को तोड़ा जाता है, आपने शायद कभी देखा होगा।
यहाँ पे एक बैम्बू बास्केट होती है सर के ऊपर, और एप्रन पहन के जो लेडीज हैं वो क्या करती हैं, टी को तोड़ के अपनी बास्केट में डालती हैं। उसी टी की प्रोसेसिंग होती है और वो टी बनती है जो हम अपने घर में यूज करते हैं। सो टी प्लगर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, ये दिखता है। वियरिंग प्लास्टिक एप्रन, एप्रन ऊपर से पहनने का होता है जिससे अंदर के कपड़े गंदे नहीं होंगे। कैन बी सीन ऑन द वे हु वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, क्या तोड़ रहे थे वो, नई नई चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे। ओके, सो राजवीर क्यूरियसली आस्क्ड मिसेस बरुआ मोर अबाउट द स्प्राउटिंग पीरियड। तो राजवीर पूछता है सर ये जो स्प्राउटिंग पीरियड होता है, मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, ये सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड चल रहा है ना अभी, और इसका जो टाइम है वो कब से कब तक है, मई टू जुलाई है ना ये, और इसी टाइम पे हमको बेस्ट टी प्रोडक्शन मिलती है। मतलब अगर आपने मई से जुलाई के बीच में टी प्रोडक्शन किया है वो बेस्ट होगा। इनफैक्ट शायद आपने शार्क टैंक आप लोग अगर देखते हैं तो अभी कोई टी वाला आया था, उसमें जो बता रहा था कि साल में 3 सीजन ऐसे होते हैं जब टी प्लांटेशन होती है, और तीनों तरीके की चाय का जो स्वाद है या जो टेस्ट है, जो एरोमा है, वो अलग होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उसको देख के, और मुझे ये चैप्टर याद आया उस टाइम पे देखते हुए। सो मिस्टर बरुआ इंप्रेस हो जाते हैं उसकी बात से और बोलते हैं वाओ राजवीर, ऐसा लगता है जैसे पूरा होमवर्क करके आए हो ऑलरेडी, प्लांटेशन के बारे में, टी के बारे में, स्प्राउटिंग सीजन के बारे में। तो राजवीर बोलता है यस सर, आया तो बहुत कुछ सोच के हूँ और सीख के हूँ और पढ़ के हूँ, बट चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हूँ तो आई वुड लर्न मोर, आई विश टू लर्न मोर अबाउट टी प्लांटेशन वाइल माई स्टे इज देयर इन आसाम। तो जब तक मैं आसाम में हूँ आई वुड मेक श्योर कि मैं टी प्लांटेशन के बारे में और ज्यादा चीजें लर्न करूंगा। और यहीं पे जो सेशन है, ये जो चैप्टर है आपका, वो फिनिश हो जाता है। इनफैक्ट आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही मजेदार बात याद आ गई। मैंने असम का एक चैप्टर हमारे बचपन में था, थर्ड फोर्थ में कुछ स्टोरी थी वो पढ़ी थी, वहां पे टीज दिख रही थी। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं अपने घर में सोच रही थी कि जो हमारे पास टी होती है वो ऐसी क्यों होती है, छोटी छोटी सी काली काली मतलब राई की तरह ना होती है, ये मस्टर्ड सीड्स की तरह होती है। तो वहां पे तो कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, तो प्रोसेस कैसे, मतलब ये वाली टी तो वो है नहीं जो वहां दिखाते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक फनी मोमेंट था, बाद में समझ आया कि ये प्रोसेसिंग होके ऐसी टी बन के आती है। सो अमेजिंग चैप्टर जिसमें आपको टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तीनों ही चैप्टर बहुत अच्छी है बच्चों, और डेफिनेटली आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। कीवर्ड सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपने करके मुझे देना है। चैप्टर इज अबाउट दी ओल्ड कल्चर। ओके, द क्वेश्चन इज अबाउट दी ओल्ड कल्चर। आपका जो कल्चर है क्या उससे रूटेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, यस और नो। अगर हाँ तो उसके फायदे क्या है। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा, डू यू थिंक आवर ट्रेडिशन, हेरिटेज, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस बोले तो किसी काम को करने का कल्चर, शादियां कैसे होंगी, बच्चे हुए हैं तो उनके फंक्शंस कैसे होंगे, नामकरण कैसे होगा, ये प्रैक्टिसेस हो गई। आर रूट्स दैट नॉरिश अस, इन्हीं से हम आगे चलते हैं। या तो दो तरीके हैं हमारे पास में, या तो हम पुराने ट्रेडिशन को भूल जाएं और आगे मॉडर्न वैल्यूज को अपनाने लगे, जैसे चल रहा है चलने दो, या हम पुराने अपने रीति रिवाजों को करते आए, क्योंकि उनसे ही तो हम जाने जाते हैं, हमारा कल्चर जाना जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट फैक्ट। तो गोवन कल्चर में अगर गोवा के कल्चर को और ज्यादा, बेकरी प्रोडक्ट्स के कल्चर को और ज्यादा फॉलो किया जा रहा है तो ये सही है या नहीं है, ये आपको इस बेकर फ्रॉम गोवा के रेफरेंस से आंसर देना है। आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसका, और मैं डेफिनेटली चेक करती हूँ। नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आएगा, डेली एक सेशन आएगा फर्स्ट फ्लाइट का, डोंट वरी। तो एग्जाम तक हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।